अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इकरा अब्बासी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैनिक डिसऑर्डर्स को। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर होता क्या है। तो पैनिक डिसऑर्डर में एक इंडिविजुअल के अंदर रिकरेंट यानी बार बार और अनएक्सपेक्टेडली पैनिक अटैक्स आते हैं। पैनिक अटैक्स जिसमें उनके अंदर एक शदीद खौफ और बेचैनी की कैफियत पाई जाती है। अगर हम बात करें कि कितनी हद तक जो लोग हैं वो इससे सफ़र करते हैं, तो 2 से 3% लोग, अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें, तो उनको पैनिक डिसऑर्डर उनमें पाया जाता है। अगर हम देखें कि इसको जानना क्यों ज़रूरी है, ये इसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है और इसकी वजह से और बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। हमने बात की कि पैनिक डिसऑर्डर में पैनिक अटैक्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि पैनिक अटैक्स क्या होते हैं। तो पैनिक अटैक की अगर हम बात करें तो ये एक अचानक और शदीद खौफ जो बगैर किसी वाज़ेह वजह के शुरू हो सकता है, और ये हमला आमतौर पर चंद मिनटों से लेकर आधे घंटे तक जारी रह सकता है। अब पैनिक अटैक्स के दौरान जिस्मानी और नफ्सियाती अलामात यानी सिम्टम्स ज़ाहिर हो सकते हैं, जिनमें ये जो लिस्ट किए हुए हैं हमने, ये सिम्टम्स इंक्लूड हैं, जिसमें दिल की धड़कन का तेज़ होना, सांस में दुश्वारी होना या घबराहट होना, पसीना आना, कपकपाहट आना या थरथराहट होना, सीने में दर्द, दबाव, चक्कर आना, बेहोशी का एहसास होना, मैदे में गड़बड़ या वॉमिटिंग यानी मतली आना या महसूस होना कि इंतहा दर्जे का खौफ या दहशत है या मौत का खौफ तारी हो जाना, एक इंडिविजुअल में ऐसा खौफ आना कि वो पागल हो रहा है, वो मरने लगा है, उसके अंदर मौत का खौफ आ जाना, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो आते हैं पैनिक डिसऑर्डर में। अगर हम डीएसएम की बात करें तो डीएसएम कहता है कि इनमें से, इन सारे सिम्पटम्स में से, अगर आपको 4 सिम्पटम्स एक इंडिविजुअल के अंदर प्रेज़ेंट हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो पैनिक डिसऑर्डर की तरफ जा सकता है या उसको पैनिक डिसऑर्डर है। लेकिन इसके बाद ये क्राइटेरिया यहाँ तक नहीं है, बल्कि ये क्राइटेरिया कंटिन्यू होता है कि पैनिक डिसऑर्डर मतलब एक इंडिविजुअल को अगर 1 महीने में एक पैनिक अटैक आ गया है या एक से ज़्यादा, तो उसके बाद उसके अंदर ये जो 2 आगे मैंने पॉइंट्स दिखाए हुए हैं, ये फीलिंग आनी चाहिए, ये फीलिंग होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि उसको पैनिक डिसऑर्डर है। एक तो ये कि इस इंडिविजुअल के अंदर परसिस्टेंटली कंसर्न है, परेशानी है कि उसे दोबारा से पैनिक अटैक ना आ जाए, ठीक है? वो खुद खुद के ऊपर कंट्रोल कहीं ना खो दे, उसका हार्ट जो है वो, उसको हार्ट अटैक ना हो जाए, वो पागल ना हो जाए, इस तरह का खौफ उसके अंदर कंटिन्यूअसली रहेगा पैनिक अटैक के बाद। फिर उसके बाद वो जो है वो ऐसे बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाएगा कि वो मतलब अपनी तरफ से तो वो कह रहा होगा कि मैं अवॉइड कर रहा हूँ पैनिक अटैक को, लेकिन एक्चुअली में वो मैल अडैप्टिव बिहेवियर में चेंज, उसका मैल अडैप्टिव बिहेवियर आ जाएगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अब वो बिहेवियर कैसा हो सकता है? जैसे उसने एक्सरसाइज़ करना छोड़ दिया क्योंकि उसे लग रहा है कि उस एक्सरसाइज़ के दौरान उसे पैनिक अटैक आ जाएगा। जहाँ उसने अनफ़ेमिलियर सिचुएशंस में जाना छोड़ दिया, उसे लगता है कि वो अनफ़ेमिलियर सिचुएशन में जाएगा तो उसे पैनिक अटैक हो जाएगा। जैसे अगर कुछ लोगों को पैनिक अटैक एक दफ़ा अगर किसी सोशल सिचुएशन में आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मार्केट में आ गया है, तो फिर वो अवॉइड करना शुरू कर देंगे कि नहीं, मैंने मार्केट नहीं जाना, मैं जाऊँगा तो मुझे पैनिक अटैक आ जाएगा। सो ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, तो उस तरह उनके बिहेवियर के अंदर ये माल अडैप्टिव चेंज आ जाता है। ठीक है? उसके बाद अब अगर हम बात करें कि क्या चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, एक तो ये कि आप के अंदर मेडिकल कंडीशन कि ये जो डिस्टर्बेंस मैंने अभी जो करैक्टरिस्टिक या सिम्पटम्स बताए हैं, ये किसी और चीज़ की वजह से ना हो, किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हो। फॉर एग्जांपल ये चीज़ें जो हैं, ये सिम्पटम्स किसी ड्रग अब्यूज़ की वजह से ना हो, ये सिम्पटम्स जो हैं वो किसी मेडिसिन का असर ना हो, कोई और मेडिकल कंडीशन जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है, कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर है, तो इन चीज़ों की वजह से ये सिम्पटम्स इन डिसऑर्डर्स की वजह से या इन मेडिकेशंस की वजह से ना आ रहे हो, ठीक है? बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि कुछ इंडिविजुअल जो हैं कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं, उसके रिज़ल्ट में उनको इस तरह के सिम्पटम्स आ रहे होते हैं, तो फिर हम उनको ये नहीं कह सकते कि उनको पैनिक डिसऑर्डर है, बल्कि वो उस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है? सो अगर हम एक और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की बात करें तो वो ये है कि कोई और मेंटल डिसऑर्डर ना हो। ऐसा ना हो कि ये जो सिम्पटम्स हैं ये किसी और मेंटल डिसऑर्डर के सिम्पटम्स हों। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है, अभी मैंने सोशल सिचुएशन की एग्जाम्पल दी है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं ये सोशल एंग्जायटी डिसऑर्डर की वजह से सिम्पटम्स तो नहीं है, कहीं ये स्पेसिफिक फ़ोबिया तो नहीं है, एक इंडिविजुअल को किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा खौफ तो नहीं है, या किसी कहीं उसको ओसीडी की वजह से ये सिम्पटम्स तो नहीं आ रहे, कहीं उसको पीटीएसडी तो नहीं है, या कहीं उसको डिप्रेशन एंग्जायटी डिसऑर्डर तो नहीं है। हमें देखना होगा कि कहीं और मेंटल डिसऑर्डर्स तो नहीं हैं एक इंडिविजुअल के अंदर। हम इन सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे वन बाय वन।
उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल में ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि वो पैनिक डिसऑर्डर उसको हो जाए। पहली बात, एज। अगर हम बात करें लेट एडोलेसेंस से अर्ली अडल्टहुड की, तो ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इंडिविजुअल पैनिक डिसऑर्डर उसमें डेवलप हो जाए। लेट एडोलेसेंस आप कह लें कि 12 13 16 साल से लेके आप 25 26 साल तक, अर्ली अडल्टहुड की बात अगर हम कर लें तो वो आ जाता है, ठीक है। सो ये वाले जो एज है, ये कह सकते हैं आप, ये रिस्क फैक्टर है। उसके बाद जेंडर डिफरेंसेस की बात करें तो देखा जाता है कि जो औरतें हैं उनमें पैनिक डिसऑर्डर ज़्यादा है मर्दों के बनस्बत। और फिर जेनेटिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो अगर फैमिली में पहले किसी को, फॉर एग्जांपल माँ को, बाप को, किसी को पैनिक डिसऑर्डर था, तो फिर हो सकता है कि आगे जो है वो उनके बच्चों में ये चीज़ ट्रांसफ़र हो जाए। फिर उसके बाद साइको सोशल फैक्टर्स जो हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक इंडिविजुअल की लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो गया है तो उसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर हो सकता है, या एक इंडिविजुअल की कोई सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेट है तो उसकी वजह से भी वो भी एक रिस्क फैक्टर है कि हाँ, वो बंदा ये डेवलप कर सकता है डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी ट्रेट में जैसे न्यूरोटिसिज्म की पर्सनैलिटी ट्रेट है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो ये डिसऑर्डर डेवलप कर ले, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि इस डिसऑर्डर का इम्पैक्ट क्या होगा डेली लाइफ में, तो ऑब्वियसली जब आपको पैनिक डिसऑर्डर होगा तो पैनिक अटैक्स जब आएंगे तो आपकी फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो जाएगी। आप जो है वो नॉर्मली डेली एक्टिविटीज़ में जो है वो सोशल इंटरेक्शंस में वैसे इंडिविजुअल जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। उसके बाद जो है वो कोमॉर्बिडिटी भी हो सकती है, कि हो सकता है कि पैनिक डिसऑर्डर के साथ-साथ एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर भी हो गया हो, या डिप्रेशन भी हो गया हो उसकी वजह से, पैनिक डिसऑर्डर के साथ ही डिप्रेशन भी हो गया हो, ठीक है? सब्सटेंस अब्यूज़, एक इंडिविजुअल ने कोई ड्रग लेना शुरू कर दी हो या कोई सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर उसके अंदर हो गया हो, तो कोमॉर्बिडिटी भी हो सकती है, डेली एक्टिविटीज़ भी नहीं वो परफ़ॉर्म कर पा रहा। क्वालिटी ऑफ लाइफ़ उसकी फिर एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा, वो ज़ाहिर है एक कंटीन्यूअसली स्ट्रेस में ज़िंदगी गुज़ार रहा है तो उसकी इम्पेयरमेंट अ, बाकी एरियाज़ में फंक्शनिंग उसकी लो हो गई है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, उसकी सोशल है, दोस्तों के साथ ज़िंदगी है, या फिर फैमिली के साथ जो लाइफ वो गुजार रहा है, या फिर ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जो अपना उसका रोल है, जो जॉब है, वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो लो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे हमारे पास कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो अवेलेबल हैं, जो पैनिक डिसऑर्डर अगर खुदा ना खास्ता किसी को हो गया तो वो कैसे ट्रीट हो सकता है, तो सबसे पहले साइकोथेरेपी। ऑब्वियसली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव, इसको समझा जाता है कि ये पैनिक डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकती हैं, उसके सिम्पटम्स को किसी हद तक रिड्यूस कर सकती हैं। फिर सपोर्टिव नेटवर्क की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक फैमिली है या फ्रेंड्स हैं वो सपोर्टिव होंगे जितने ज़्यादा, उतना ज़्यादा ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी हो जाएगा। एक इंडिविजुअल उतना ज़्यादा रिकवर कर सकता है। फिर मेडिकेशंस जो होती हैं, इसमें जो साइकियाट्रिस्ट है वो आपको मेडिसिन्स प्रोवाइड कर सकता है, जिसमें एसएसआरआईज़ आती हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इन्हिबिटर्स, या फिर बेंजोडाज़ेपिन्स, ये कॉमनली जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं, ये वाली मेडिसिन्स जब आपको पैनिक डिसऑर्डर होगा। उसके बाद लाइफ़स्टाइल चेंजेस, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट रखें, स्ट्रेस को मैनेज करें, तो ये वाली टेक्निक्स बड़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं कि आपके जो पैनिक डिसऑर्डर के सिम्पटम्स हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोग्नोसिस की, तो कौन-सी चीज़ें हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि बंदा जल्दी रिकवर कर सकेगा। तो ट्रीटमेंट, एक तो ये कि एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होगा तो इंडिविजुअल जो है वो उसके अंदर जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगी। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, कुछ लोगों को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए इलाज की ज़रूरत हो, और थेरेपी की, साइकोलॉजिस्ट से और मेडिसिन्स की, ताकि वो जो है वो उनके अंदर रिलैप्स ना हो जाए। रिलैप्स ये होता है कि कुछ अरसे के बाद दोबारा से जो है वो सिम्पटम्स आ जाते हैं, दोबारा से पैनिक अटैक्स का आ जाना। सो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर उसके बाद एक इंडिविजुअल जिसके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट होगी, उसमें ज़्यादा रिकवरी के चांसेस होते हैं। जो अपने आप को एक तो इस चीज़ सिचुएशन से निकलना चाह रहा हो, वो अपना ख़्याल रख रहा हो, सेल्फ केयर टेक्निक्स यूज़ कर रहा हो, और वो जो है वो कोपिंग स्ट्रेटजीज़ को लर्न करे और फिर उनको उसी तरह से यूज़ करे अपनी डेली लाइफ में। उसके बाद बाय कंक्लूडिंग दिस वीडियो, आई मस्ट से कि अगर आपका जो सपोर्टिव इन्वायरमेंट है ना, मतलब आपकी फैमिली है या आपके पीयर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं कि आप रिकवर कर सकें और मैनेज कर सकें पैनिक डिसऑर्डर्स को, ठीक है। और ये मैं आपको एंड पे कुछ रिसोर्सेज बता रही हूँ जहाँ से अगर आप फर्दर रीडिंग करना चाहें पैनिक डिसऑर्डर के बारे में तो आप कर सकते हैं। ये बुक है, एक तो वेबसाइट्स हैं, सो अगर आप मज़ीद इसको पढ़ना चाहें तो यू कैन गो थ्रू दिस। और आफ्टर ऑल, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ ड्रॉप देम इनटू द कमेंट बिलो। और वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।